सेकंड पार्ट ऑफ क्लिनिकल नोट्स ऑफ न्यूरोएनाटमी में आज हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी पाथवे के बारे में, विजुअल पाथवे, हियरिंग पाथवे और साथ में इनकी लियंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा देखेंगे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स जो कि हाइपोथैलेमिक लियंस से रिलेटेड है, हॉर्नर सिंड्रोम क्या है, एरिजल रॉबर्टसन प्यूपल क्या है, रेफर्ड और विस्ट्रल पेन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद एंड पर सेरिब्रल इस्कीमिया डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल्फेक्शन की, ऑल्फैक्टरी पाथवे की। बेसिकली कौन सा पाथवे है जो हमारे सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये जो दो नर्व्स हैं जो मिड ब्रेन से नहीं ओरिजिनेट होती, ब्रेन स्टेम से नहीं ओरिजिनेट होती, उनमें से एक है, एक ऑल्फैक्टरी नर्व और एक ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन स्टेम से लिंक नहीं होती और बाकी सेंसेस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होती, ठीक है। यानी कि उनका रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व हैं ये सेंसेस, लेकिन जैसे थैलेमस में हर चीज लिंक होती है वो चीज यहाँ नहीं होती, ठीक है। अब पैटर्न इसका ये है कि इसमें जो फंक्शनल एलिमेंट है वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, यानी कि जो नेजल म्यूकोजा के अंदर लाइन करने वाली एपिथेलियम है जो कि स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, वो स्पेशलाइज्ड है। उसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं जो कि सेंस ऑफ स्मेल करते हैं, किस तरह की जो भी चीज मॉइस्ट होकर, ठीक है। यानी कोई भी जो खुशबू का एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है, हवा में जैसे आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं एब्जॉर्ब होकर उनको सेंस करती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। उसके बाद ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू वो पास कर देती है ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है? ये स्ट्रक्चर है, ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन के अंदर मौजूद है। वहां यहाँ पे सारी कलेक्शन है इन न्यूरॉन्स की जिनका काम है ऑल्फेक्शन से रिलेटेड। वहां से ये इसे डायरेक्ट कर देते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक के थ्रू, यानी ये उन्हीं नर्व्स के, उन्हीं न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं, और ये जाकर टर्मिनेट होते हैं फिर ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के अंदर जहां पर ये सेंस ऑफ स्मेल परसीव होती है। ये भी पता चलता है कि किस चीज की स्मेल है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। और जो स्मेल्स आपकी आपकी मेमोरी में स्टोर है आप उनको फिर पहचान भी सकते हैं। फिर ये चीजें आपके बाकी सेंसेस के साथ कोऑर्डिनेट होती हैं, तभी कोई स्पेसिफिक खुशबू जो है वो आपको कोई चीज रिकॉल करवा देती है। इवन इस पाथवे का लिंक जो है वो टेस्ट पाथवे के साथ भी है, ताकि स्लाइवेशन प्रोड्यूस हो, तभी किसी अच्छी चीज की, खाने वाली चीज की स्मेल से मुंह में पानी आ जाता है, स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये पाथवे लिंक करता है। तो पैटर्न क्या है कि स्टार्ट होता है नेजल म्यूकोजा से। नेजल म्यूकोजा के अंदर क्या चीज है जो सेंस करेगी? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है उसके अंदर। उसके बाद वो रिसेप्टर्स पास करते हैं, यानी रिसेप्टर का जो एफरेंट एलिमेंट है वो जाता है क्रिब्री फॉर्म प्लेट से होता हुआ ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर जहां पे सारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं ऑल्फैक्टरी सिस्टम के। वहां से मैसेज कैरी करते हैं ट्रैक की फॉर्म में, और कहाँ जाते हैं? प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के अंदर। ये कहाँ मौजूद है? अनकस रीजन है जहां पर अमिगडाला है लिम्बिक सिस्टम का, वहां पर। वहां एक स्पेसिफिक एरिया मौजूद है जिसका नाम एंटोराइनल कॉर्टेक्स है, और ये ऑल्फैक्टरी एसोसिएशन एरिया के तौर पर काम करता है। यानी खुशबू को परसीव करना काम है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स का, और उसके साथ जो एंटोराइनल कॉर्टेक्स मौजूद है ये एसोसिएशन एरिया की तरह काम करके ये याद करवाता है कि ये स्मेल किस चीज की है। स्मेल आना और उसको पुरानी मेमोरी के साथ अटैच करना, ये फिर ऑल्फैक्टरी एसोसिएशन एरिया का काम है। इस पाथवे में एक और चीज है कि एक सेट ऑफ फाइबर्स जिनको मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया कहते हैं, ये चले जाते हैं और बाकी जो सेंसेस हैं उनके साथ रिलेट करते हैं, स्पेशली ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस कराते हैं जो कि सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात की, स्लाइवेशन बढ़वा देते हैं, गैस्ट्रिक पैरालिसिस बढ़ा देते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्मेल ऑफ फूड। अब ऑल्फैक्टरी पाथवे में या इस नर्व की लियंस क्या है, इसमें डिजीजेस क्या है? अब क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल है तो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। जैसे एक डिसऑर्डर है एनओस्मिया, बिल्कुल स्मेल ना आना, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा डैमेज हो जाएगा किसी डिजेनरेटिव डिजीज की वजह से, ऑल्फैक्टरी बल्ब वो का कोई भी लियन होगा, एंटीरियर क्रैनियल फोसा में कोई ट्रॉमा होगा, ब्रेन का कोई ट्यूमर होगा फ्रंटल लोब का जहां ये सब मौजूद है, तब। हाइपोस्मिया तब होता है जब
स्मेल की सेंस कम हो जाती है, यानी कि जब तक एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तक क्वांटिटी मौजूद ना हो मिस्ट की, तब तक स्मेल नहीं आती। उसके बाद डिसऑस्मिया। डिसऑस्मिया डिसफंक्शनल स्मेल, यानी एबिलिटी टू परसीव डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल। जैसी कि इसमें दो किस्में आ जाती हैं, पेरोस्मिया भी डिसऑस्मिया की ही किस्म है। अब पेरोस्मिया में ये होता है कि एक फेमिलियर ऑब्जेक्ट की जो स्मेल है, जिसको आप पहचानते हैं और पहले आपको पसंद थी, अब आपको अनप्लेजेंट लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉफी की स्मेल है, वो अब आपको लगता है जैसे गार्बेज की स्मेल हो, या गैस लीक हो रही हो चूल्हे से, वैसी स्मेल है, यानी कि आपकी ऑल्टर्ड परसेप्शन हो जाती है। इसी तरह डिसोस्मिया में एक और एलिमेंट भी आता है जिसको फैंटोस्मिया कहते हैं। फैंटम से है ये भी, कि जो चीज होती नहीं है उसकी स्मेल आने लगना। ये काइंड ऑफ हेलुसिनेशन की तरह होता है, जैसे लगने लग जाए कि कोई चीज मौजूद है लेकिन होती नहीं है। जैसे सिगरेट की स्मेल आएगी, होता नहीं है, इस तरह की ऑल्टर्ड सेंसेशन। तो ये क्या होता है कि अल्फैक्टरी म्यूकोजा में चेंजेस की वजह से नर्व सिग्नल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन असल में वो चीज मौजूद नहीं होती। एनोस्मिया के कॉजेज मुख्तलिफ हैं नेजल और साइनस डिजीजेस में, क्योंकि ये सब अल्फैक्टरी एपिथेलियम को इम्पेक्ट करते हैं। इसी तरह अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, उसके अलावा हेड इंजरी में भी, क्योंकि ये एंटीरियर क्रैनियल फोसा को डैमेज करता है। कंजेनिटल एनोस्मिया भी होता है कुछ लोगों में, बिल्कुल सेंस ऑफ स्मेल लॉस होती है। ऐसे दो केसेस मैंने भी देखे हैं, कोई कंप्लीट एनोस्मिया है और सिंस बर्थ। ठीक है। फिर कुछ केसेस में पता नहीं चलता कि एनोस्मिया है क्यों, तो इसमें मल्टीपल रीजन है। सेकंड जो पाथवे है उसको हम विजुअल पाथवे कहते हैं, सीइंग का पाथवे। अब इसमें एक चीज समझने की है कि आई की जो है फील्ड्स हैं, यानी कि हमारी आंख है, ठीक है, इसमें अब लाइट जब पड़ती है रेटिना डिटेक्ट करता है तो हमें नजर आता है। लेकिन लाइट पड़ने का जो एंगल है, जो पैटर्न है, वो इस तरह है कि जो लेटरल हाफ है, यानी कि अगर सपोज हम अभी हम राइट आई की बात करें, जो लेटरल हाफ है इस पे लाइट जो है मीडियल साइड से आती है, ठीक है, और ये परसीव होती है। इसी तरह जो मीडियल साइड है उस पर लाइट जो है वो लेटरल साइड पर आती है और फिर परसीव होती है। यानी अब आप अगर इस पिक्चर में देखें तो यहां से लाइट किस तरह आ रही है, यानी ब्लू साइड या लेटरल साइड, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि बाहर वाली साइड, क्योंकि टेम्पल्स हैं, कनपट्टी है, तो टेम्पोरल साइड कहते हैं, और सेंटर में नोज है तो इसको हम नेजल साइड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कि टेम्पोरल साइड पे जो ब्लू लाइट है वो बेसिकली आ कहाँ से रही है, नेजल साइड से इसके ऊपर फॉल कर रही है। इसी तरह नेजल साइड पे लाइट टेम्पोरल साइड से फॉल कर रही है। इसीलिए जब भी कभी इस ट्रैक का लियन होगा तो वीएन लॉस कितनी होगी ये भी इस हिसाब से डिटरमाइन होगा। यानी हम पाथवे को देखेंगे और समझेंगे कि सेंसेशन कैसे कैरी होती है, लेकिन अगर टेम्पोरल साइड काम करना छोड़ेगी तो नजर आना नेजल साइड का बंद होगा, क्योंकि टेम्पोरल साइड बेशक है, इसका काम तो नेजल साइड को रिसीव करना है। ठीक है। तो अब इस पाथवे में है क्या, वैसे इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा रेटिना और उससे शुरू होने वाली ऑप्टिक नर्व्स हैं। ठीक है। ऑप्टिक नर्व के बाद आ जाता है ऑप्टिक कियाज्म, जो कहाँ मौजूद है, बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, तभी पिट्यूटरी के ट्यूमर्स जो हैं वीएन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक कियाज्म में क्रॉसिंग ओवर होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेजल और टेम्पोरल फील्ड्स दोनों आंखों की क्रॉस ओवर होती हैं, ताकि ट्रैक्ट जो हैं इस तरह हो कि राइट साइड का ट्रैक लेफ्ट की भी फील्ड कैरी करे और लेफ्ट का ट्रैक राइट साइड की फील्ड भी कैरी करे। ऑप्टिक ट्रैक के बाद फिर बनता है हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, वहां आती है, वहां से ऑप्टिक रेडिएशन की फॉर्म में फाइबर्स जो हैं विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो फाइबर्स सुप्रा के एजमेटिक न्यूक्लियस में जा रहे हैं हाइपोथैलेमस के, ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये वीएन के साथ रिलेट करवाएं डिफरेंट स्टिमुलाई को। उसके अलावा पाथवे में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इन विजुअल सेंसेशंस का सुपीरियर कॉलिक्यूलस में जाना। तो इस तरह यहाँ पर ये ट्रैक्स के साथ रिलेट होती है, जिसकी वजह से वीएन जो है वो बाकी रिफ्लेक्सेस पोस्चर के साथ रिलेट होती है। यहीं से स्पाइनोटेक्टल टेक्टोस्पाइनल पाथवेज ओरिजिनेट होते हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद होते हैं डिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस,
जो कि स्पेसिफिक न्यूक्लियस हैं और आई से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करवाते हैं, जैसे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, कि लाइट पड़े अगर आंखों में तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो ये सारा ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये सब भी विजुअल पाथवे का हिस्सा बनाते हैं। प्राइमरी पाथवे वो है जो यहाँ हमने पढ़ा, ऑप्टिक नर्व, देन ऑप्टिक कियाज्म, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक रेडिएशन एंड देन टू विजुअल कॉर्टेक्स। लेकिन इनके साथ साथ ये जो स्पीरियर कॉलिक्यूलाए हैं ये भी हिस्सा बनाते हैं विजुअल पाथवे का, क्योंकि ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करवाते हैं। लियंस की बात करते हैं अब। विजुअल डिफेक्ट्स इस तरह हैं कि अगर जस्ट ऑप्टिक नर्व का कोई एक साइड डैमेज होती है, ठीक है, तो जिस साइड डैमेज हुई है उससे ऑपोजिट फील्ड खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, जैसे इस पॉइंट पर है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, तो बिल्कुल वीएन खत्म हो जाती है वहां पर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आकर, यानी कि रेटिना के लेवल पर या ऑप्टिक नर्व के लेवल पर जहां भी लियन होगा, अभी क्योंकि एक ही आई से रिलेटेड है तो एक साइड की वीएन ही खत्म होगी। लेकिन उसके बाद अगर ऑप्टिक कियाज्मा के लेवल पर आ जाए, ऑप्टिक कियाज्मा में भी दो तरह से लियंस हैं। अगर ऑप्टिक कियाज्मा में जस्ट लेटरल साइड पर इश्यू होता है तो जो फाइबर्स वहां पर डैमेज हो रहे हैं उस साइड की वीएन लॉस होगी। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा में लियन हो जाता है तो हमारी ऑपोजिट साइड की वीएन लॉस होगी, यानी कि इस तरह होगा कि राइट आई की नेजल साइड पे वीएन लॉस हो जाएगी और लेफ्ट आई की टेम्पोरल साइड पे। क्योंकि अभी हमने चीज देखी थी कि दोनों आईज में इस तरह पैटर्न है कि राइट वाली लेफ्ट पे, लेफ्ट वाली राइट पे। और जैसे आप इस तरह देखते हैं ना कि अगर ये दो आंखें हैं आपकी, आप इस साइड देखना चाहते हैं तो इस आंख से आप टेम्पोरल साइड से देख रहे होते हैं और इस आंख से आप नेजल साइड से देख रहे होते हैं, तो विजुअल पाथवे बिल्कुल इसी तरह डैमेज होता है। अगर ऑप्टिक कियाज्मा के लेवल पर डैमेज है, जस्ट एक साइड की फील्ड डैमेज है, तो जस्ट उसी साइड की, जैसे यहाँ पर टेम्पोरल फाइबर्स कट हो रहे हैं तो टेम्पोरल साइड डैमेज होगी और उसमें नेजल फील्ड लॉस होगी। ठीक है, अब ऑप्टिक कियाज्म के लेवल पे अगर लियन आ गया है तो फिर क्या होगा, फिर दोनों साइड के जो क्रॉस वाले फाइबर्स हैं, जैसे लेफ्ट आई की यहाँ पे कौन सी फील्ड जा रही है, लेफ्ट आई की टेम्पोरल फील्ड, और राइट आई की भी टेम्पोरल फील्ड लॉस होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों फाइबर्स की जो नेजल साइड्स थी उनका क्रॉस था, और नेजल साइड्स ने कहाँ देखना था, टेम्पोरल। तो तभी कहते हैं कि अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर हो वो ऑप्टिक कियाज्म पे प्रेस करता है और बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया करता है। अब ऑप्टिक कियाज्म के बाद कोई भी क्रॉसओवर मौजूद नहीं है पाथवे पे, जस्ट जो पैटर्न है वही फॉलो होगा। तो इस बात के बाद, यानी कि ऑप्टिक कियाज्म के बाद जहां कहीं भी लियन होगा, ऑप्टिक ट्रैक का लियन होगा, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के लेवल पर होगा, ऑप्टिक रेडिएशन में होगा या कॉर्टेक्स में होगा, सब में सेम काइंड ऑफ लियन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये क्या है, राइट साइड का टेम्पोरल, या लेफ्ट साइड का सॉरी टेम्पोरल, और राइट साइड की नेजल फील्ड, यानी जो फाइबर अब क्रॉस होके जिस साइड आ गए हैं, वो वाला पाथवे डैमेज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑडिटरी पाथवे की। ऑडिटरी पाथवे ऐसे है कि वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व के कॉक्लियर एलिमेंट से कॉक्लियर न्यूक्लियस में आते हैं सिग्नल, वहां से जाते हैं सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में जो कहाँ मौजूद है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। उसके बाद इंफीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ ब्रेन स्टेम में जाते हैं, वहां से फिर इंफीरियर ब्रेकियम के थ्रू मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में, और वहां से टेम्पोरल लोब में मौजूद प्राइमरी ऑडिटरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, अब इसमें साथ याद रखिएगा कि ये पाथवे स्टार्ट होता है जहां से कॉक्लिया के हेयर सेल्स हैं। ठीक है, कॉक्लिया के जो हेयर सेल्स हैं ये वही है जो मिलकर ऑडिटरी नर्व बनाते हैं, यानी कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का कॉक्लियर एलिमेंट बनाते हैं। वेस्टिबुलर बैलेंस से रिलेटेड है कॉक्लियर एलिमेंट। वहां से कॉक्लियर न्यूक्लियाई ट्रेपेजॉइड बॉडी बनाते हैं। ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या है, ये जो क्रॉस ओवर था हेयरिंग पाथवे, ठीक है, वहां से ये स्पीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। और स्पीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स वो पॉइंट है हेयरिंग पाथवे का जहां पे हेयरिंग रिफ्लेक्सेस बाकी सारे रिफ्लेक्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करवाए जाते हैं। ठीक है, इस पे हम आते हैं। लेकिन लेटरल लेमिनिस्कस से इंफीरियर कॉलिकुलस में जाता है, वहां से ब्रेकियम ऑफ और इंटरसेरेब्रल पेडंकल से
मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में वहां इंटरनल कैप्सूल से होता हुआ ये भी प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है। अब एज इन अ पोजिशन टू विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी पाथवे, हियरिंग जो है ये भी इंटरनल कैप्सूल में जाकर कोऑर्डिनेट होती है बाकी सेंसेस के साथ। अब यहाँ पर ऐसे है कि सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, ये अकोस्टिक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करवाता है। ये क्या रिफ्लेक्स है कि सडनली अगर ऊंची आवाज कहीं से आ जाए तो इसके रिस्पॉन्स में ट्राइजेमिनल मोटर न्यूक्लियस और फेशियल मोटर न्यूक्लियस, जो दो मसल्स को सप्लाई करते हैं, जो बेसिकली ईयर के अंदर डैम्पनिंग का काम देते हैं, इनको फौरन कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। टेंसर टेम्पेनाई की वजह से मेलियस स्टेशनरी हो जाती है और स्टिपीडियस की वजह से स्टेपीज इस तरह क्या करती हैं, ऑसिकल स्टिफ हो जाती हैं, मूव नहीं करती टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, और जो हाई इंटेंसिटी का साउंड है उसको कैरी नहीं करती, और ज्यादा ऊंची आवाज ना कैरी करने से ये ईयर को बचा लेती हैं लाउड नॉइज के वजह से होने वाले ट्रॉमा से। ठीक है, तो सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स वो लेवल है जहां पर आवाज का की इंटेंसिटी कोऑर्डिनेट होती है और फौरन उसके रिस्पॉन्स में दो मोटर न्यूक्लियाई ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व को स्टिमुलेट करके मसल्स को टेंस कर दिया जाता है मिडल ईयर के, ताकि लाउड नॉइज से ट्रॉमा ना हो। अब इसमें एक चीज आती है कि हेयरिंग का पता कैसे चलता है कि आपने आवाज कहाँ से सुनी है। तो जो दो कानों में एक सेम टाइम पे आने वाली आवाज है और उनके दरमियान का डिफरेंस और इंटेंसिटी के डिफरेंस से आप डिटरमाइन करते हैं कि आवाज जो है वो करीब से आई है या दूर से आई है, राइट साइड से आई है या लेफ्ट साइड से आई है। ठीक है, और ये सब कहाँ परसीव होता है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाकर। फिर इसी तरह जो ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है वहां पर जाकर आवाज रिकॉग्नाइज होती है कि अगर आपने किसी फैमिली मेंबर की आवाज है जो आप पहचानते हैं, कोई म्यूजिक है, कोई चीज है, किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज जो आपने पहले सुनी हुई है, वहां जाकर कोऑर्डिनेट होती है। इस पाथवे के लियंस में टाइप्स ऑफ डेफनेस आ जाती है कि बहरापन जिसको कहते हैं। अब इसमें दो तरह से है, एक इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है और एक इसमें सेंसरी न्यूरल है। कंडक्टिव ये है कि जो कंडक्शन का साउंड को कैरी करने का पाथवे है, इसमें अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एट्रीजिया है, प्रॉपर जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है वो नहीं बना बाय बर्थ, तो भी कंडक्टिव डेफनेस होगी। अगर यहाँ पर कहीं वैक्स इम्पैक्ट हो जाती है तो भी कंडक्टिव डेफनेस होगी। अगर हमारा ईयर ड्रम किसी इन्फेक्शन की वजह से रप्चर हो जाता है तो भी डेफनेस होगी। एक कंडीशन है जिसे इसको ऑटोसिक्लोरोसिस कहते हैं, उसमें ये जो ऑसिकल्स हैं ये बिल्कुल स्टिफ हो जाती हैं, इस कंडीशन में भी कंडक्टिव डेफनेस होगी। इसकी निस्बत अगर कॉकलिया से रिलेटेड कोई भी इशू हो, हेयर सेल्स में इशू हो, नर्व से रिलेटेड कोई भी इशू हो, या नर्व को परसीव करने का इशू हो, तो ये सब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहलाते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस प्रोग्रेसिव है, टाइम के साथ बढ़ती है। सेंसरी न्यूरल प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, सडन ऑनसेट भी होता है किसी ट्रॉमा की वजह से। कंडक्टिव में आप स्पीच समझ सकते हैं, आवाज ऊंची अगर सुनाई जाए क्योंकि बोन से कैरी हो जाती है, अगर ईयर कनाल के अंदर से ना कैरी हो, लेकिन अगर नर्व काम नहीं करे तो स्पीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप आवाज सुन ही नहीं सकते, परसीव कैसे करेंगे। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में फिजिकल एग्जाम एबनॉर्मल होता है, आपको टेस्ट करके पता चल जाता है आवाज कैरी नहीं हो रही। सेंसरी न्यूरल में पता नहीं चलता जब तक स्पेशल इसके टेस्ट ना किए जाएं। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में फैमिली हिस्ट्री, पहले इन्फेक्शन और ट्रॉमा इन्वॉल्व है, लेकिन सेंसरी न्यूरल में नॉइज एक्सपोजर का और ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनका ईयर के हेयर सेल्स पे बैड इफेक्ट है उनका बहुत ज्यादा रोल है। और ट्रॉमा भी अगर नर्व को होता है या फिर सेंसरी कॉर्टेक्सिस में होता है तो वो इन्वॉल्व हो सकता है पॉजिटिव एलिमेंट के तौर पर। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की जो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था कि हर इम्पोर्टेंट चीज जो है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है इरिस्पेक्टिव टू इट्स साइज। इसका तकरीबन बॉडी की हर एक्टिविटी में एलिमेंट है, इसका रोल है। यही वजह है कि अगर इसमें लियन होते हैं तो बॉडी के मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है ओबेसिटी एंड फेस्टिंग। अगर आप रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि हंगर सेंटर और सटाइटी सेंटर यानी कि भूख लगने का और पेट भर जाने की जो सेंस है ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, कोई लियन होता है, तो
सेटाइटी की फीलिंग नहीं रहती, बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। इसी तरह अगर हंगर सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो बिल्कुल भूख नहीं लगती और वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ओबेसिटी हमेशा ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है वेस्टिंग से, क्योंकि मतलब डाइटरी एलिमेंट कंट्रोल हो सकता है, अगर आप इनटेक नहीं है पेशेंट की आप उसे दे सकते हैं, लेकिन ओबेसिटी में अनकंट्रोल्ड ईटिंग होती है, इसलिए ओबेसिटी ज्यादा इम्पेक्ट करती है। अब क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम का भी हिस्सा है तो ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, इसमें सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करता है। अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए तो सेक्सुअल रिटार्डेशन होती है, अगर बच्चों में हो तो, ठीक है। और अगर ज्यादा एक्टिव हो जाए तो सेक्सुअल प्रिकॉसिटी होती है कि टाइम से पहले डिजायर्स डेवलप हो जाती हैं, सेक्सुअल एलिमेंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर प्यूबर्टी के बाद होता है तो मेल्स में इम्पोर्टेंस हो सकती है और फीमेल्स में एमेनोरिया हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है अलोंग विथ थायराइड हार्मोन। तो अगर ऐसा हो जाए तो बॉडी में एक्सेसिव हीट या बॉडी टेम्परेचर लो हो सकता है, ठीक है। अब इस हाइपरथर्मिया की वजह से एज सच तबीयत खराब नहीं होती जैसे फीवर में फीलिंग आती है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर बेसल टेम्परेचर ज्यादा रहते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। अब क्योंकि मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का हीट को बॉडी में और भी सिस्टम्स हैं, स्वेटिंग से है, थायराइड हार्मोन से है, तो ये कुछ हद तक ओवरशैडो कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें आ जाती है डायबिटीज इंसिपिडिस। ये एक टाइप ऑफ डायबिटीज है जिसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है और वो बहुत ही कम उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है वो एडीएच बनाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर वो उसमें लियन होता है तो अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको यूरिन को कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है बॉडी के पास फीडबैक, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब डायबिटीज मिलाइटिस इससे टोटली डिफरेंट चीज है, उसमें ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होते हैं, इसमें यूरिन से रिलेटेड किडनी के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रिलेटेड एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है। उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं। अब क्योंकि ये भी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, इसमें लियन से या तो एक्सट्रीम सोमनोलेंस होगी, ज्यादा नींद आएगी, या फिर नींद नहीं आएगी, या ये होगा कि कोई प्रॉपर साइकिल सेट नहीं होगा, जागने के टाइम ऐसे सुबह के टाइम नींद आ जाएगी और इस तरह नहीं कि स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड पे आ जाते हैं इमोशनल डिसऑर्डर्स। इसमें लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से इसका बहुत इम्पेक्ट है इमोशंस पे। तो अगर ऐसा कोई लियन होता है जो हाइपोथैलेमस को इन्वॉल्व करे तो पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड अटैक्स आते हैं, वीपिंग के, कभी लाफ्टर के, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी डिप्रेशन होता है, और कभी बहुत मेनिया यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस शो करेगा। यानी कि हर चीज आउटब्रस्ट की फॉर्म में होगी, कोई भी इमोशन जो है वो रेगुलेटेड या हिसाब से नहीं होगा। रोएगा तो बहुत ज्यादा, हंसेगा तो बहुत ज्यादा, गुस्सा बहुत ज्यादा करेगा, डरेगा तो बहुत ज्यादा, यानी जो भी कोई इमोशन है वो एक्सट्रीम, क्योंकि उस पर फीडबैक नहीं होगी। तो इस तरह ये सब लियंस एसोसिएट होंगे हाइपोथैलेमिक लियंस के साथ। उसके बाद आ जाता है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसमें सिंपथेटिक सप्लाई का कोई भी एरर होता है। अब इसमें जो चीजें फेस से रिलेटेड हैं या अपर सर्वाइकल रीजन से रिलेटेड हैं उसमें तीन कॉम्प्लिकेशन ज्यादा कॉमन है। मायोसिस होती है, यानी प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्यूपल्स को डायलेट करना, जो मसल्स हैं आइरिस की जिनका काम प्यूपल को डायलेट करना है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। तो अब प्यूपल क्या रहेंगे? कंस्ट्रिक्टेड रहेंगे, ठीक है। आईलिड को वैसे तो ऑक्यूलोमोटर नर्व कंट्रोल करती है, लेकिन जो मसल है लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियोरिस उसका एक हिस्सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल होता है। अगर वो डिसफंक्शनल हो जाए तो आईलिड ड्रूप हो जाती है, ऐसे गिरी रहेगी, ठीक है। उसके बाद स्वेटिंग जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं एक्ट करेगा तो स्वेटिंग नहीं होगी और स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी, स्पेसिफिकली फोरहेड की। तो ये पिक्चर होगी, नॉर्मल बंदा है उसको गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रही है, लेकिन अफेक्टेड साइड पे एनहाइड्रोसिस होगी, स्वेटिंग नहीं होगी और स्किन ड्राई हो जाएगी। नॉर्मल आई ओपन है, अफेक्टेड साइड पे टोसिस है, आईलिड फॉल की हुई है। नॉर्मल प्यूपल डायलेटेड है लाइट के हिसाब से, अफेक्टेड प्यूपल बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड होगा। उसके बाद आ जाता है एरिजल रॉबर्टसन प्यूपल है। ये इस तरह की कंडीशन है जिसमें प्यूपल जो है वो लाइट रिफ्लेक्स को रिस्पॉन्स नहीं करता, यानी लाइट पड़ने पर प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर अकोमोडेशन के लिए किया जाए या आईज को करीब लाया जाए, किसी एक क्लोज ऑब्जेक्ट पे फोकस करवाया जाए, उस टाइम प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? कि जो न्यूक्लियाई कंट्रोल करते हैं लाइट रिफ्लेक्स को वो डैमेज हो जाते हैं किसी भी कंडीशन में, स्ट्रोक में या
ट्रॉमा में, तो ऐसे पे प्यूपल को एरिजिल रॉबर्टसन प्यूपल कहते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है इसको फ्रेज सिंड्रोम कहते हैं। ये जब हमने पैरोटिड ग्लैंड पढ़ा था तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। होता ही है कि पैरोटिड ग्लैंड की ट्रॉमा या इंजरी की वजह से, जैसे इस केस में देख सकते हैं कि पेशेंट की सर्जरी हुई है क्योंकि आप पर स्कार है। जब ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के फाइबर्स रिकवर होते हैं तो वो फेस में डिफरेंट रीजन्स पर चले जाते हैं। होता ही है कि जब स्लाइवेशन प्रोड्यूस होती है तो साथ साथ स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह एक सिमिलर कंडीशन होती है जिसमें सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड के जब फाइबर्स डैमेज होते हैं तो रिकवरी के टाइम पे वो लेक्रिमल ग्लैंड की तरफ ट्रेवल कर जाते हैं। ठीक है, और जब भी बंदा स्वॉलो करता है तो साथ साथ टीयरिंग स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं हम क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, तो फ्रेज सिंड्रोम में क्या है कि जो स्लाइवेशन है उसके साथ साथ फेशियल स्वेटिंग भी इन्वॉल्व होती है, साथ एट द सेम टाइम होती है। यानी खाना बंदा च्यू करता है, साथ साथ स्वेट के ड्रॉपलेट्स भी पैरोटिड रीजन में आना शुरू हो जाते हैं। रेफर्ड विस्फुल पेन की बात करते हैं अब। क्योंकि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सेंसरी के डर्माटोम्स हैं, ठीक है, यानी किसी एक जगह की नर्व सप्लाई जस्ट उसी जगह तक लिमिटेड नहीं है, पूरे रीजन्स की फॉर्म में, तो एक स्ट्रक्चर का पेन अपने डर्माटोम में रेफर हो सकता है, यानी वहां पर फील हो सकता है। स्ट्रक्चर कहीं और हो, पेन किसी डिफरेंट जगह पर फील हो, इस चीज को हम रेफर्ड पेन कहते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले गॉल ब्लैडर की। अब गॉल ब्लैडर मौजूद कहाँ है? गॉल ब्लैडर मौजूद तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर है, लेकिन इसका पेन राइट शोल्डर में भी फील होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गॉल ब्लैडर जब इन्फ्लेम्ड होता है तो वो डायाफ्राम को इरिटेट करता है, और डायाफ्राम जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकली नेक के अंदर डेवलप करता है। यानी कि नेक के अंदर जो रीजन है, जो शोल्डर का रीजन है, इसका नर्व रूट है C3 C4 और C5। और डायाफ्राम का भी, क्योंकि वो नेक में से डिसेंड हुआ, यही नर्व रूट है। अब अगर डायाफ्राम इरिटेट होता है तो वो वाला पेन शोल्डर में भी फील होता है। ठीक है, इसी तरह हार्ट का पेन जो है, अगर आप रिकॉल करें, हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा था कि इसमें जो T1 के साथ अक्सर T2 के या इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व के फाइबर्स होते हैं साथ, तो इस वजह से कार्डियक पेन जो है वो मीडियल साइड ऑफ फोर अपर आर्म के अंदर भी रेफर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इसोफेगस का पेन मिडल ऑफ द चेस्ट में होता है। किडनी का पेन लिम्बर रीजन में सारा रेफर हो सकता है। यूरेटर का पेन सारा ग्रोइन में रेफर हो सकता है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर ऑफ एब्डोमेन में होती है, तो उसका पेन अम्बलाइकस की तरफ भी रेफर हो सकता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस क्या है। क्रैनियम के अंदर ब्लीडिंग हो जाना इज इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो टाइप है इसको एपिड्यूरल हेमरेज कहते हैं। होता ये है कि वैसे तो जो ऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर है और मेनिंजियल लेयर है, जैसे हमने पढ़ा था कि ड्यूरामेटर की दो लेयर है, वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट बहुत क्लोज होती हैं। लेकिन अगर उसमें ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, अगर चोट लगने से उसके दरमियान की जो वेनस साइनसेस है वहां से ब्लीडिंग हो जाए, तो इन दो लेयर के दरमियान गैप आ जाता है और उनके अंदर ब्लड अकोमुलेट हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम एपिड्यूरल हेमरेज कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर किस वजह से होता है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से। इसके बारे में पढ़ा था कि फोरहेड पे चोट लगने से अक्सर ऐसा होता है। इस हीमाटोमा के बारे में कहते हैं कि इसकी जो है वो लेंस शेप होती है, जैसे आई का लेंस होता है वैसा हीमाटोमा होता है। उसके अलावा दूसरी जो टाइप ज्यादा कॉमन है वो सब ड्यूरल हीमाटोमा। ये कहाँ होता है? सब ड्यूरल स्पेस में, यानी कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के दरमियान। अब ये भी क्यों होता है? ट्रॉमा की वजह से होता है। और किस लिए होता है? वहां पर क्या होती है वेसल्स मौजूद? वहां पर वो वेसल्स हैं जो ट्रेवल करके ड्यूरल वेनस साइनसेस में जा रही हैं, सेरिब्रल वेन्स मौजूद होती हैं वहां पर। अब ये जो ट्रॉमा है इसको कहते हैं ये क्रीसेंट शेप है। ठीक है, हाफ मून के जैसा। उसके अलावा चोट लगने से जैसे बॉडी पे नील पड़ जाते हैं, ऐसे ब्रेन में कंटूजन होती है। उसके अलावा सब रेकोनॉइड प्लेक्सस में ब्लीडिंग हो सकती है ट्रॉमा से। ठीक है, उसके अलावा डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है कि रैंडमली छोटे छोटे, जैसे कि एकमोसिस होते हैं, छोटे छोटे निशान होते हैं, पिन पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे हेमरेजेस हो जाते हैं, तो इनको DAI या डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोसेफलस की। हाइड्रोसेफलस एक ऐसी कंडीशन है, ये तब होती है जिसमें एक्स्ट्रा CSF मौजूद होता है। अब वजह इस तरह है कि या तो प्रोड्यूस ज्यादा होता है, या तो एब्जॉर्ब नहीं होता, या उसके फ्लो में कहीं रुकावट होती है जिस वजह से वो कहीं ना कहीं जमा होना शुरू हो जाता है और बाकी ब्रेन पे प्रेशर डालता है। ठीक है, तो
इसकी टाइप्स में आ जाती है प्राइमरी एटियोलॉजी ये कॉजेज हैं और एक्वायर्ड है। प्राइमरी में कंजेनिटली कोई वेंट्रिकुलर सिस्टम का डिफेक्ट हो, कोई डेवलपमेंटल या जेनेटिक डिसऑर्डर हो। एक्वायर्ड में अगर हेमरेज हो जाए तो जाहिर है कि अगर ब्लड अकोमुलेट हो गया ड्यूरल वेनस साइनसेस में तो उसके अंदर एबिलिटी नहीं रहेगी आने वाले सीएसएफ को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए तो वो भी कंप्रेस कर सकता है। उसके अलावा इसमें आ जाते हैं कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप्स, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह है। एक टाइप को हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेटिंग है, ठीक है, यानी कि आप इसके लिए आप सिंपली ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कम्युनिकेटिंग टाइप में फ्लो को कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, यानी कि सीएसएफ फूल जहां प्रोड्यूस होता है एरिकनॉइड प्लेक्सस में, वहां से लेकर जाकर फोर्थ वेंट्रिकल में ड्रेन करने तक सारा ड्यूरल वेनस साइनसेस में पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। लेकिन नॉन कम्युनिकेटिंग में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद होती है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स आ गई। आसान इसकी और ये है कि अगर जैसे ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लीडिंग में क्या है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया ड्यूरल वेनस साइनसेस में, अब वो सीएसएफ एब्जॉर्ब नहीं करे, अब ब्लॉकेज तो कोई नहीं है लेकिन सीएसएफ ज्यादा जमा हो गया है, तो ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस कहलाता है। लेकिन अगर सेरिब्रल एक्यूडक्ट सिनोज है किसी डिजीज की वजह से, ट्यूमर की वजह से, डेवलपमेंटल डिफेक्ट की वजह से, तो अब प्रॉपर ऑब्स्ट्रक्शन है फ्लो को, तो इसको नॉन कम्युनिकेटिंग या इंट्रावेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफलस कहते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको सेरिब्रल इस्कीमिया कहेंगे। इसमें जो वेसल्स हमने पढ़ी थी जो कि ब्रेन को सप्लाई करती है उनके बारे में देखेंगे कि उनसे क्या डिजीज प्रोड्यूस होती है। इस चीज को पढ़ने के लिए पहले ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि सेरिब्रम की ब्लड सप्लाई क्या है। जो हमने इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बारे में पढ़ा था उनकी टेरिटरीज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की। अगर आप रिकॉल करें तो ये जस्ट एक ऊपर 1 इंच का या फिंगर ब्रेथ का पोर्शन है, उसको सप्लाई कर थी स्पिरोलेटरल साइड पे और मीडियल साइड पे अंदर सप्लाई कर रही थी। फिर दूसरी चीज रिकॉल करें, हमने बात की थी होमनक्यूलस की कि ये ब्रेन पे रिप्रेजेंटेशन है कि ब्रेन का हिस्सा कौन से पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब ये होमनक्यूलस में क्या है, देखिए यहाँ पर लेग है, यानी कि अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कोई स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड का कॉन्ट्रालेटरल लेग में वीकनेस होगी। ठीक है, हेमीपेरिसिस होगा, हेमी सेंसरी लॉस होगा मेनली लेग में और फुट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैरासेंट्रल लोब्यूल है जो इस रीजन से सप्लाई हो रहा था, तो उसने जो काम करना था वो फंक्शन इम्पेक्ट हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर फ्रंटल और पैराइटल लोब की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो एबिलिटी है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की, जो कोऑर्डिनेशन है ना सारे सेंसेस का चीजों को पहचानने का, और फ्रंटल लोब की वजह से पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिलेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम में। उसके अलावा क्योंकि फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया मौजूद है तो एफेजिया भी हो सकता है अगर ये एक्सटेंसिव हेमरेज हो। फिर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की बात करते हैं। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के बारे में पढ़ा था कि मैक्सिमम जो स्पिरोलेटरल साइड पर है वो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो अब इसकी वजह से मैक्सिमम डैमेज प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेस और हैंड भी इन्वॉल्व हो रहा है इसकी टेरिटरी में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड पर हेमीपेरिसिस होगा, ठीक है, यानी हाफ बॉडी पैरालाइज होगी, सेंसरी लॉस होगा और फेस और आर्म पे भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये वो जगह थी जहां प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल गायरस मौजूद थे। ठीक है, प्री सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस मौजूद थे। उसके अलावा होमोनिमस हेमिनोपिया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिक रेडिएशन भी पास करती है। अभी हमने ऑप्टिक पाथवे में देखा था कि ऑप्टिक रेडिएशन पास करी थी, तो वो भी इस टेरिटरी में आती है, तो वीएन का भी इफेक्ट होगा। उसके अलावा सब्सटेंसेस को, चीजों को पहचानने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर राइट हेमिस्फेयर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वहां पर एसोसिएशन कॉर्टाइसिस हैं जहां पर डिफरेंट सेंसेस मेमोरी के साथ रिलेट होते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑक्लूजन है। इसके बारे में पढ़ा था कि ज्यादा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर है, इंफीरियर एस्पेक्ट पर है, और वहां है जहां पर वीएन से रिलेटेड, तो सबसे ज्यादा वीएन लॉस जो है ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के डैमेज में होगा। और हमें क्या पिक्चर मिलेगी, वीएन लॉस होगा। ठीक है, उसके अलावा विजुअल एगनोजिया होगा, यानी कि चीज को देखकर पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि जिस रीजन में जो एसोसिएशन कॉर्टाइसिस हैं जिन्होंने देखी हुई चीज को मेमोरी के साथ, प्रीवियसली स्टोर्ड चीजों के साथ मैच करके बताना है कि ये क्या है, वो फंक्शनल नहीं रहेगा।
ठीक है। उसके अलावा मेमोरी की इम्पेयरमेंट भी होगी, क्योंकि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरल लोब भी इन्वॉल्व होगा, जाहिर है सेंटर है और डाउनवर्ड एस्पेक्ट है टेम्पोरल लोब का, तो ये भी इन्वॉल्व है, तो मेमोरी भी साथ इम्पेक्ट होगी। अब और यहाँ पर थैलेमस भी इन्वॉल्व होगा, तो जिस साइड का थैलेमस इन्वॉल्व होगा वहां पर बर्निंग की फीलिंग रहेगी, ऑल्टर्ड सेंसेशन रहेगी, वो सारे ट्रैक्ट्स थैलेमस से गुजर रहे हैं, तो इसको थैलेमिक पेन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। हेमीप्लीजिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्रैक्ट्स क्रॉस ओवर हो रहे हैं, और दूसरी बात है कि थैलेमस में सारे फाइबर्स जो है वो इम्पैक्ट नहीं होंगे, जितना हिस्सा इन्वॉल्व होगा जस्ट उतने वजह से पेन के सिम्टम्स आएंगे। फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑक्लूजन, अगर आप रिकॉल करें तो ये सर्कल ऑफ विलिस में इन्वॉल्व थी। ठीक है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी यहाँ से अराइज हो रही थी। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑक्लूड हो जाती है, अब क्योंकि ये मेजर आर्टरी है जिसने आगे से ब्रांचेस दी हैं सारी, तो वो सिम्टम्स आएंगे जो कि बाकी आर्टरीज की वजह से, स्पेसिफिकली मिडल सेरेब्रल आर्टरी वाले सिम्टम आएंगे, क्योंकि मिडल सेरेब्रल आर्टरी ही मेजर थी। और एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर सर्कल ऑफ विलिस यानी कि उसमें मौजूद कोई वेसल काम करना छोड़ दे तो बाकी वेसल्स कवर अप कर लेती हैं, लेकिन मिडल सेरेब्रल आर्टरी की टेरिटरी ज्यादा है तो वही ज्यादा डैमेज हो जाएगी अगर ब्लड की शॉर्टेज होती है। तो फिर कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस और हेमी एनेस्थीसिया अब जैसे सिम्टम्स आएंगे। उसके अलावा वीएन लॉस होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ, क्योंकि ऑप्थाल्मिक आर्टरी इसकी ब्रांच है इस वजह से। फिर वर्टिब्रोबेसिलर आर्टरी ऑक्लूजन है, अब ये वही आर्टरी जो साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी सप्लाई कर रही है, उससे भी सेंसेस लॉस होंगे। उसके अलावा अब क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को भी साथ सप्लाई कर रही है, तो जो भी ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड से पास कर रहे थे जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, वो सब इम्पेक्ट होंगे। उसके अलावा ये पोस्टीरियर या हाइंड ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, तो वीएन से रिलेटेड कॉर्टाइसिस सारी डैमेज हो जाएंगी, गैग रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, डिस्फेजिया होगा, हॉर्सनेस होगी। ऐसा क्यों होगा? ग्लॉसोफेंजियल और वेगस नर्व्स के लियन की वजह से, क्योंकि ये सब कहाँ मौजूद थे? ये ब्रेन स्टेम में मौजूद थे, और ब्लड सप्लाई कहाँ से? उनकी वर्टिब्रोबेसिलर आर्टरी से। उसके अलावा वर्टाइगो, निस्टैग्मस, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, क्योंकि सेरिबेलम की ब्लड सप्लाई डैमेज होगी। साथ में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, हॉर्नर सिंड्रोम होगा, सेरिबेलम के सारे साइंस जो हमने पढ़े थे वो भी आ जाएंगे, जैसे एटेक्सिया, जैसे डिस्ट्राइडोकोकाइनेसिया, जैसे निस्टैग्मस। ठीक है। और बॉडी में वीकनेस भी हो सकती है, और अगर ज्यादा एक्सटेंसिव ब्लॉकेज हो, ऑक्लूजन हो, तो कोमा की कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद एक चीज है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये क्या है? ऐसा है कि सीएनएस जो है इसकी अपनी एक टेरिटरी है, इसके अंदर सब्सटेंसेस को मीडिएट करना और इसका होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कि कोई भी एक्सटर्नल नॉक्शियस चीज फौरन आकर इसको डिस्टर्ब ना कर सके। तो सीएनएस की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मौजूद है, जो कि रैंडम बाकी ब्लड के सब्सटेंसेस आइंस को सीएनएस के अंदर मूव नहीं करने देते। जैसे नॉर्मल ब्लड वेसल में देख सकते हैं पोर्स हैं सब्सटेंसेस की पैसेज के लिए, और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस बहुत इजीली टू एंड फ्रो मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर यही ब्लड वेसल सीएनएस के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पर टाइट जंक्शंस हैं, यानी टाइटली रेगुलेटेड सेल्स हैं, एंडोथेलियम में गैप नहीं है, साइनोसाइड्स, पोर्स, फेनेस्ट्रेशंस नहीं है कि सब्सटेंसेस इजीली मूव कर जाएं। जो चीज जाएगी वो भी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से जाएगी। उसके अलावा टाइट जंक्शंस में से होकर और ब्रेन के स्पोर्टिव बैरियर सेल्स में से होकर जाएगी, ताकि सीएनएस का एनवायरनमेंट मेंटेन किया जा सके। इस चीज को हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ठीक है, कि बाकी ब्लड के साथ ब्रेन का बैरियर है, कि ब्रेन की अपनी टेरिटरी है। अब वैसे तो सारा ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर आता है, लेकिन दो एरियाज ऐसे हैं जो इसमें नहीं आते, जिसमें एक हिस्सा एरिया प्रोस्ट्रीमा कहलाता है, अगर आप रिकॉल करें ब्रेन स्टेम में पढ़ा था, जो कि वॉमिटिंग सेंटर से रिलेटेड है, यानी कि ब्लड के अंदर नॉक्शियस स्टिमुलाई को लोकेट करता है, उनको डिटेक्ट करता है और उसके रिस्पॉन्स में वॉमिटिंग प्रोड्यूस करवाता है। और दूसरा जो पार्ट ऑफ ब्रेन है जो ब्लड ब्रेन बैरियर से फ्री है, वो हाइपोथैलेमस है, ताकि वो ब्लड के अंदर केमिकल स्टिमुलाई को नोट कर सके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा एक चीज है, इसमें देख लीजिए कि जो प्रोड्यूस हो रहा है ना ये बैरियर, वो बेसिकली टाइट जंक्शंस की वजह से है। ठीक है, टाइट जंक्शंस जो सेल्स के दरमियान ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में मौजूद है ना ब्लड वेसल की, एंडोथेलियल सेल्स में मौजूद है, उसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस बाहर लीक नहीं होता जैसा नॉर्मल बॉडी में हो जाते हैं। फिर अगली जो चीज है वो ब्लड सीएसएफ बैरियर है।
ये किस तरह बना है कि जो कोरोइड प्लेक्सस के एपिथेलियल सेल्स है ना, उनके दरमियान भी ऐसा ही टाइट जंक्शन वाला बैरियर एग्जिस्ट करता है। अब क्या होता है कि सीएसएफ जो है, वेंट्रिकुलर सीएसएफ है, वो ब्लड के अंदर नहीं जाता और ब्लड इसके अंदर नहीं जाता। तो सेम सिस्टम में से प्रोड्यूस होने के बावजूद भी कोराइड प्लेक्सस के अंदर ब्लड रहता है, सीएसएफ उसमें से प्रोड्यूस होकर स्क्रीट होता है, लेकिन मिक्स नहीं होता। ठीक है, इन्हीं ब्लड सेल्स के या कोराइडल प्लेक्सस के एपिथेलियल सेल्स के टाइट जंक्शन की वजह से ऐसा है कि उसमें से सीएसएफ प्रोड्यूस होकर ऊज आउट तो होता है, लेकिन ब्लड में मिक्स नहीं होता। दैट्स ऑल।